नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वो करेंगे 3 जनवरी 2022। मतलब इससे पहले जितने भी परीक्षा तिथि में परीक्षा हुई है वो सभी का डिस्कशन करवा दिया गया है। अगर आप अभी तक उसका आंसर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप अपने डेट का वीडियो खोज लीजिए और वहां से आप अपना आंसर का मिलान कर लीजिए। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे 3 जनवरी 2022। और एक बात और मैं बता दूं कि आपको जो है 21 दिसंबर और 22 दिसंबर का हिंदी और ईवीएस का वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ईवीएस और हिंदी भी आपको डाल दिया गया है, वहां से जाकर आप आंसर मिला लीजिए। 23-24 उम्मीद है कि रात तक डाल दिया जाएगा, रात तक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में 23 दिसंबर और 24 दिसंबर वाला। बाकी जो भी है वो कल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे 3 जनवरी 2022। तो सबसे पहले आप वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि सभी अभ्यर्थी यहाँ आके जाएंगे जुड़, जिससे सभी अभ्यर्थी अपना अपना आंसर मिलाकर पता लगा पाएंगे कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन के पीडीएफ की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो बढ़ते हैं हम अपने पीडीएफ की तरफ। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए, यह जो परीक्षा हुई थी वह परीक्षा 3 जनवरी 2022 की हुई थी। 1 जनवरी का डिस्कशन हमने करा दिया, 2 जनवरी को रविवार था, इस वजह से 2 जनवरी को जो है परीक्षा नहीं हुई थी सीटेट की। 3 जनवरी की परीक्षा का यह हम अभी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। इसके बाद हम 4 जनवरी 5 जनवरी का कराएंगे। 6 और 7 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी अभ्यर्थी के पास 6 और 7 जनवरी की परीक्षा हुई थी और उसका क्वेश्चन पेपर है तो हमारा जो है व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो लाइव चैट है उसमें भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से आप हमें व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो उसके बाद हम 6 और 7 का भी डिस्कशन करवा देंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे डिस्कशन, वो करेंगे 3 जनवरी वाला। और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, विकास का डाइस सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। मध्य से बाहर की ओर होने का मतलब हुआ प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, जिसको हम लोग केंद्र से बाह्य की तरफ भी बोलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडिस्टल और हिंदी में अधोगामी विकास कहते हैं। तो सही आंसर होगा इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है, उसके बाद उस उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम बनाती है। देखिए, उदाहरण से नियम बना रही है, इसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, मतलब आगमनात्मक विधि कहलाएगा। 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं होगी? अब जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसको कौन सा सामग्री लाभदायक नहीं है, तो उसके लिए जो होगा वो होगा छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। देखिए, मतलब ये जो बच्चा है ना, जो एग्जाम देके आया है ना, मतलब ये बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब ऑप्शन भी टिक किया है तो दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, इस तरह का ऑप्शन टिक किया है। दृष्टि बाधित बच्चा है और छोटे अक्षर वाली पुस्तकें उसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। पूछ तो वही रहा ना, कौन सा लाभदायक नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ये तो 4 नंबर नहीं होगा ना, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? प्रगतिवादी कक्षा है तो इसमें क्या विश्वास होना चाहिए? तो केवल वाला तो आंसर होगा नहीं, हमने आपको पहले भी बताया था। सही आंसर होगा, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? कल्पनाशीलता वाला खेल है तो ये तो आपका शैशवावस्था होगा नहीं, उसके बाद आपका किशोरावस्था होगा नहीं, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाला खेल खेलते हैं। तो सही आंसर होगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो उत्तर है 5 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नकार दिया है, बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों के सिद्धांत प्रतिपादक किए हैं। तो इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर साहब, वो है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसलिए हमारा जो 6 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण, बाह्य अभिप्रेरणा होगा ऑप्शन नंबर 4 की नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। यह बाह्य रूप से अभिप्रेरित है क्योंकि यह इनाम पाने के लिए ही स्रोत खोजता है। इनाम मिलना बंद होगा, स्रोत इसका जो खोजने का स्रोत वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो 7 का सही आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष, बिल्कुल सही है, सभी इसका सही आंसर होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को, बहुभाषी कक्षा का क्या मतलब हुआ, जहां पर एक से अधिक भाषा बोला जाता है। कोई बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, कोई बच्चे भोजपुरी में बात करेंगे, कोई बच्चे मैथिली में बात करेंगे, कोई बच्चे उर्दू में बात करेंगे। तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर यह होना चाहिए कि ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये तो गलत है ही, है ना, और ये भी गलत है। उसके बाद भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ख ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस विशेषता को दर्शाता है। तो देखिए, जब बच्चा ये लगा लेता है ना कि ये क बड़ा है, ख छोटा है, ग सबसे छोटा है, या ग सबसे बड़ा है, ख उससे छोटा है, या क सबसे छोटा है, तो यह सिद्धांत कहलाता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। और सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। मतलब शिक्षिका जो है अपने पसंद के बच्चों से ही उत्तर पूछती है। उसको लगता है कि ये बच्चे उत्तर बता दिए हैं, इसका मतलब यह पाठ्यक्रम सभी बच्चे समझ चुके हैं। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। एकदम सही है, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। गलत है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित है, यह तो गलत है, यह तो न्यायोचित है ही नहीं। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपने कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, बिल्कुल नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर खिलौना के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है जेंडर बायस, और जेंडर बायस को हिंदी में क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता। सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर वो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है, तो यह आपका संज्ञान और संवेग है। सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर होगा वो इसमें होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभव करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु को जोड़ देना। सही आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो अपारंपरिक चरण आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक ये सब पढ़ा हुआ है। सही आंसर है 2। देखिए, ये स्टूडेंट बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, 4 आंसर टिक किए हुए है ना, जो कि गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर प्रभावशाली नहीं है होने की बात कहा जा रहा है। तो इनमें कौन सा होगा जो प्रभावशाली नहीं होगा, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। बाकी सब जो है प्रभावशाली होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो प्रभावशाली नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए।
तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो उसको करना है मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए। यह बात एकदम सही है। तो 17 का जो हमारा सही उत्तर है वो जाता है ऑप्शन 4 की तरफ। 1, 2 और 3 यहाँ पर आंसर गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मक बालक में कौन कौन से गुण होगा, तो इसके पास अपसारी चिंतन होगा, एक तो एकदम सही है। अभिसारी तो होगा नहीं, अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी ही, और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता भी होगी। तो 1, 3, 4 और 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए जो सही उत्तर होगा 18 का वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। मूर्त में है तो अमूर्त चिंतन तो कर ही नहीं पाएगा, निगमनात्मक तर्कना कर ही नहीं पाएगा, प्रतिवर्तन कर पाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अमूर्त और 3 नंबर ये दोनों जो है ना बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है ना। तो सही आंसर है प्रतिवर्तन। बच्चा एक को दूसरे में पलटा देता है, 1 से 100 तक गिन लेगा तो 100 से 1 तक भी गिन लेता है। सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस मूल्यांकन को क्या कहेंगे। देखिए यह जो है आपका एक रचनात्मक मूल्यांकन है। तो सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बालक विकास की प्रक्रिया। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बालक विकास की प्रक्रिया क्या होगा। होगा ऑप्शन नंबर 2 बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। तो सही आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यहाँ बचने की बात हो रही है, तो अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। बाकी सब जो है वो एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। अवरोधक की बात हो रही है यहाँ पर, तो अवरोधक इनमें से कौन सा होगा। देखिए अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। क्या लज्जाजनक कार्य है? जी नहीं, ये गलत है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, एकदम सही है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है और अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो अवरोधक होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 कि अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ये आंसर अवरोधक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर यह मुख्यतः डैश होगा। यह जो है किस पर केंद्रित होगा, यह बच्चे पर मतलब केंद्रित होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सहपाठियों द्वारा निर्देशित। बिल्कुल नहीं, स्वनिर्देशित। स्वनिर्देशित मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए, खुद के ऊपर होना चाहिए। तो सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। संरचनावादी कक्षा है तो इसका मतलब क्या होगा, बच्चे यहाँ एकदम सक्रिय रहेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, तो ये बात तो गलत है। पाठ्य पुस्तक याद करना गलत है, निष्क्रिय गलत है। सही आंसर ऑप्शन 4, कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो सही आंसर होगा इसका सहकर्मी सहयोगिता। ये और ये 1, 2, 3 गलत है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन 1, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एकदम सही है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल जो ही लिख दिया ना, केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता, यह भी एकदम सही है। और आर ए का व्याख्या भी कर रहा है। सही आंसर है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? तो परिवार तो आपका हो गया प्राथमिक, तो द्वितीयक की बात हो रही है, लेकिन ऑप्शन में देखिए सब में एक 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 है, तो एक तो आपका कॉमन हो गया। मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय, ठीक है। अगर धार्मिक संस्थाएं कहा जाए तो यह भी आपका प्राइमरी है, यह तो है ही नहीं। मीडिया आपका द्वितीयक है और विद्यालय आपका द्वितीयक है। आंसर तो 2 और 4 ही होना चाहिए, और 2 और 4 ही इसमें है। एक तो है नहीं, लेकिन एक सब में कॉमन है, तो 2 4 वाला ऑप्शन खोजेंगे और उसी को टिक करेंगे। धार्मिक संस्थाएं आपका क्या है? प्राथमिक संस्थाएं हैं। हमने आपको बताया था परिवार हो गया, परिवार के निकटतम निकटतम सदस्य हो गए, और आपका जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो आप हिंदू है, मुस्लिम है, आपका मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है ना, ये सब जो जुड़ा हुआ आपसे, ये सब आपकी प्राथमिक संस्थाएं कहलाती है। तो सही आंसर है 2 और 4। 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए हम कौन सा टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन ए है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। हाँ, एकदम सही है। और तर्क देखिए क्या है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरत को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो बिल्कुल सही है, ए आर तो सही है, और आर ए का व्याख्या भी करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल वाला तो आंसर होगा नहीं, ये गलत हो गया। समस्या समाधान पर केंद्रित 2 तो एकदम सही है, 3 भी एकदम सही है, और 4 भी सही है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही उत्तर है वह है आपको 2, 3 और 4। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 4। एक इसका आंसर गलत है, लेकिन सब में एक लिख दिया है, तो क्या कीजिएगा? आपको तो लेकर चलना ही पड़ेगा। वैसे एक ऑप्शन मिलता ना 2, 3, 4 वाला, तो वो इसका सही उत्तर होता। वैसे 30 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो हमने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को कंप्लीट कर लिया। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि बाल विकास शिक्षण शास्त्र में 30 में से आपके कितने अंक प्राप्त हुए। फिर हम बढ़ेंगे गणित की तरफ। जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताएं। कमेंट कर दिया। चलिए बढ़े आप गणित की तरफ। चलिए बढ़ते हैं गणित की तरफ और देखते हैं गणित के क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए जल्दी से गणित के क्वेश्चनों को करेंगे। अभी लगभग 17 से 18 मिनट हमको लगा है बाल विकास को खत्म करने में। अब आते हैं गणित के पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 जनवरी 2021 के क्वेश्चन का डिस्कशन। जो भी अभ्यर्थी 3 जनवरी वाले हैं वो अपने अपने क्वेश्चन से मिलान करेंगे। चलिए आते हैं हम आज 3 जनवरी के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दोगुनी है, ठीक है, और सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही है? देखिए, राकेश कह रहा है त्रिज्या व्यास की दोगुनी है, तो राकेश तो गलत कह रहा है ना, तो राकेश क्या है? गलत है। और जो सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो सानिया सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही। तो राकेश गलत है और सानिया सही है, वो है ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही आंसर है 1 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है? देखिए यहाँ पर रचनात्मक आकलन के लिए अगर प्रयोग नहीं होता है तो वो है सत्रांत परीक्षा। ये आपका मुख्य रूप से संकल्पनात्मक यानी योगात्मक आकलन के लिए प्रयोग होता है। तो सही आंसर है 2 का ऑप्शन 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बनाने वाला सवाल है और इस सवाल को हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें लिखी गई है। पेंसिल का एक पैकेट है 22 रुपए का, कलम का पैकेट है 37.5 रुपए का, रबर है 3.5 रुपए का, शार्पनर है 4.5 रुपए का, पेस्टल कागज सीट का एक पैकेट है 48 रुपए का, और एक रूलर है 10 रुपए का। हरप्रीत एक पैकेट पेंसिल लेती है। देखिए यहाँ पर तो एक पैकेट पेंसिल है तो 22 रुपए का पेंसिल ले ली। उसके बाद 2 पैकेट कलम लेती है तो 37 रुपए का कलम है, तो 37 रुपए का कलम है तो 2 पैकेट ले रही है, तो इसका मतलब कितना हुआ? 75 रुपए का वो कलम ले ली है, नहीं ली, 75 रुपए का ले ली है कलम, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है 3 रबर। अब देखिए यहाँ पर 3 रबर, एक रबर का दाम कितना है? 3.5 रुपया, तो 3 रबर का दाम कितना? 3 रबर का दाम आपके पास हो जाएगा 10 रुपया 50 पैसा।
नहीं होगा 10 रुपया 50 पैसा। एक का 3.5, तो दो का कितना 7 और तीन का कितना 10 रुपया 50 पैसा। चलिए रबर का कहानी खत्म। अब एक शार्पनर है, शार्पनर 4.5 रुपए का है। चलिए 4.5 रुपए का शार्पनर भी हो गया इसका। उसके बाद शार्पनर खत्म कहानी। अब आता है पेस्टल शीट के 2 पैकेट। देखिए 2 पैकेट है, तो यहाँ पर 2 पैकेट है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 96 रुपया। और लास्ट में है एक रेखनी, वो कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। जब ये खरीदते हैं तो उसको कितनी राशि देनी होगी, सबको जोड़ देना है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर हो गया 3, 5 3 8, सॉरी 5 3 8, हाँ 8 4 12, 12 और 6 18, तो यहाँ पर हो गया कितना 18। फिर एक हासिल हो गया, एक हो गया, तो 2 1 3, 7 3 10, 10 से एक कितना 11, 11 और 9 कितना 20, और 20 एक कितना 21। तो सही आंसर 218 है। 218 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को व्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विविध रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको पैटर्न को समझना है, और पैटर्न को समझने के बाद अपने उत्तरों को देना है। पैटर्न समझिए, पैटर्न जो आपको दिया गया है उस पैटर्न को आपको यहाँ पर समझना होगा। तो पैटर्न है 3 + 1 लिखा हुआ है ना, 1 + 3। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ देखिए 1 + 3 4 है, 1 + 3 + 5 9 है। ये सबको जोड़ जोड़ कर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर भी आप इस सबको जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़िए, जैसे 1 में आपने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा तो 4 हुआ, और उसके बाद 5 जोड़ा कितना हुआ, 5 जोड़ दिए तो 9 हो गया। फिर आप 7 जोड़ेंगे 16 हो गया। फिर आप 9 जोड़ेंगे, फिर आप 11 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, फिर कितना 15, और फिर कितना 17। जब इस तरह से सबको जोड़ेंगे ना तो आपके पास योग करके आएगा 81, और 81 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बनाने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बनाने वाला है, और हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 3 मित्र 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ। वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बेटा इस तीनों का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना बेटा, एलसीएम निकाल देना है, और हम निकाल देंगे इस तीनों का एलसीएम 20 30 और 45 का। तो जैसे ही हम 20 30 45 का एलसीएम निकालेंगे, हमने शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाया है, डायरेक्ट 45 से भाग दीजिए, 1 होगा, यहाँ पर 15 दूना 30, 2 होगा, और यहाँ पर होगा 20/45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 चौका 20 और 5 नमा 45, यानी 4 लिखेंगे। फिर हम लगाएंगे किससे भाग, 4 से लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ भी हो गया 1। 45 चौके है, तो 45 चौके हो जाएगा 360 हो जाएगा, नहीं 360 नहीं 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180, और 180 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया, 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटा। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये अपने तरीके से आप भाग दीजिएगा, अपने तरीके से लॉस निकालिएगा। ये मेरा तरीका है, जो लोग हमारा क्लास किए हुए हैं वो ये तरीका समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखा है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 सही ऑप्शन है। एक्स में भी है, एच में भी है, और ओ में भी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर 7 8 6 3 6 4 में दोनों 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है। इसका देखिए यहाँ पर 1 मिनट बेटा, इसको मिटाते हैं, हाँ यहाँ पर आते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका 6 का कितना 60, और ये 6 का निकालेंगे तो कितना, 6 पर कितना 0, 1 2 3 0, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 36, 36 पर कितना 0, 4 0 1 2 3 4, 36 पर 4 0 किस ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर हो गया 8 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी प्रवेश की परिकल्पना को निरूपित करता है।
देखिए ए है छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां खोज रहे हैं, एकदम सही है। छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यास को हल कर रहे हैं जो शिक्षक शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है, गलत है। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया का मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं, गलत है। छात्र प्रश्नों के हल को श्यामपट्ट से नकल करके लिख रहे हैं, यह भी गलत है। तो आंसर सिर्फ एक सही है और एक के साथ अब एक को तो मैच करना है। अब एक के साथ क्या बी जाएगा? तो चलिए बी देखिए क्या है, बी क्या लिखा हुआ है, बी देखते हैं। बी है छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरणों पर आधारित है। और सी है, सी तो है नहीं, हाँ सी भी है, सी देख लेते हैं। शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया का मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं और अधिगम प्रक्रिया का मनन कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार से अधिगम के अवसरों के तौर पर देखना तो गलत ही है। मेरे अनुसार से आंसर ए और बी सही है, सी होगा ही नहीं। ए और बी जिसमें होगा उसी आंसर को टिक करना है और ए और बी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सी इसलिए गलत हो गया ना क्योंकि यहाँ है शिक्षक मनन कर रहा है कि गलतियों को अधिगम के अवसरों की तौर पर देखना है। बच्चे गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब है वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहे है ना, ये बात तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीएफ 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता देता है। ठीक है, यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्या को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ए और बी दोनों ठीक लग रहा है मुझे। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध करवाता है, ये ज्यादा सही आंसर है सी। यह प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध करवाता है, डी तो एकदम गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब आपको देखना है ए बी और सी, तो ए बी सी में से सबसे ज्यादा जो सही आंसर है वो है बी और सी, और बी और सी होगा वो है ऑप्शन नंबर 3 में। सही उत्तर हो गया 10 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। 4 संख्याओं 7, 8, 4, 6 को लीजिए, इस तरह के 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाएं कि कोई भी अंक उनमें दोबारा न आए। ठीक है, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती है, आपने जो 2 संख्या बनाई है उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रिया विधि को लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त है? तो ये तो गलत है। ठीक है, और यहां देखिए ये भी गलत है और यहां पर है यह भी गलत है। सही आंसर है शिक्षक छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? तो ये रटकर सीखना या याद करना जो है ये रणनीति नहीं है। 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं, ये हम वैसे पढ़ाए हुए हैं, जिनके पास हमारा नोट्स है देख लीजिएगा, वहां पर ट्रायल एंड एरर, अंत से आरंभ और यहाँ पर जो चित्रांकन निरूपण है ये तीनों चीज का फिगर बनाकर बताया गया होगा मेरे नोट्स में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिनके 2 अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्मों के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी? कौन से युग्मों के घनों से यह संख्या प्राप्त होगी, यहां पर आपको निकालना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिएगा, इसका घन करके 1 का क्यूब 12 का क्यूब दोनों को जोड़िएगा इतना आएगा, 10 का क्यूब 9 का क्यूब दोनों को जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। 13 का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वो कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक
अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित सब समस्या रखती है। समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है, ठीक है। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है। फिर से देखिए यहां पर क्लियर है कि समीना 9 बजने में जब 10 मिनट, यहां पर क्या है 9 बजने में 10 मिनट पर, 9 बजने में जब 10 मिनट बचा है तब सोने के लिए जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सोने के लिए जाती है 8:50 में, ठीक है। चलिए ये कौन है, समीना है। कृति दिखते हैं, समीना को ऐसे डिनोट करते हैं, कृति को कैसे डिनोट करते हैं। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोती है, तो 20 मिनट बाद सोएगी तो 9:10 में सोएगी। कृति किस समय पर सोने गई? एक छात्र ने जवाब दिया 20। उसने बताया प्रश्न में कहा गया कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई तो उत्तर 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर उदाहरण है। बच्चा जो है यहाँ पर किस तरह का उत्तर बताया, देखिए पढ़ने की त्रुटि है, लापरवाही की त्रुटि है या अवबोध की त्रुटि है। मतलब बच्चा समझ नहीं पाया, अर्थबोध का त्रुटि हुआ। तो सही आंसर है 14 का ऑप्शन 1। कौन सा है आंसर? ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है 5 व्यक्तियों की लंबाइयां नीचे दी गई है। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या है? लंबाई का योग मीटर में बताना है। तो यहाँ पर देखिए किसको जोड़ना है, 161 को जोड़ना है, पुनः 161 से, पुनः 156 से, पुनः 159 से और पुनः 162 से। जब सबको जोड़िएगा, ठीक है, यहाँ पर 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। जब इस सबको जोड़िएगा ना तो आपके पास जोड़ करके आएगा, 1 मिनट बेटा, जोड़ करके आएगा यहाँ पर 799 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको जब मीटर में बनाइएगा तो हो जाएगा 7 मीटर और यहाँ पर 99 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, जिसकी वजह से इसका उत्तर नहीं आ पा रहा है ना। वैसे अगर आप इसका करीबी आंसर टिक करना है तो करीबी आंसर टिक कर सकते हैं, 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग भी योग कीजिएगा, अपने मोबाइल कैलकुलेटर से योग कीजिए। 161, 161, 156, 159 और 162 सब सेंटीमीटर में ही है, योग कीजिएगा। तो योग करने के बाद देखिएगा आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा 799 और कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। तो इसमें बोनस अंक मिलने की संभावना है। तो इस शिफ्ट में जो बच्चे परीक्षा दिए थे उन्हें 1 अंक अतिरिक्त मिल जाएगी। ठीक है, अगर इंग्लिश में सही होगा तो फिर नहीं मिल पाएगा, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल समकोण मिलेंगे? समकोण मिलेगा। कौन से समूह में सिर्फ और सिर्फ समकोण मिलेगा? तो यहाँ पर अब हम देखेंगे उस समूह में जहां पर समकोण मिलता है। तो क्या कह रहा है, अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है। निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे? देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही है, क्योंकि इसमें एच में भी आपको देखिए, एच जो लिखा हुआ है ना, एच में भी आपको समकोण ही मिलेगा। यहाँ 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 5 की बात करें, 5 में भी देखिए समकोण मिलेगा। ई में भी बात करें तो ई में भी समकोण मिलेगा। बाकी इतना एक्यूरेट आंसर और किसी में नहीं है, इसलिए मेरे अनुसार से जो इसका सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से धन पूर्णांक के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए। पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा परमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए। उपयुक्त कथन इसे प्रतिबिंबित करता है। देखिए यहाँ पर ये किसे करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा, मेरे हिसाब से जो इसका सही उत्तर होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए गणित के संकल्पनाओं के मूर्त स्वभाव को। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ जटिलता है, इसलिए इसका ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर होगा उसे ही हम लोग सही मानेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा सटीक आंसर ऑप्शन ए को जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और प्रत्येक संख्या 16, 20, 24 से क्या हो जाती है, भाग लग जाती है। तो यहाँ पर हम 16,
20 और 24 का सबसे पहले तो एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या वर्ग संख्या मिल जाएगा, तो 8 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर लगाएंगे किससे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा कितना 5, यहाँ कितना 6, फिर किससे लगाएंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा कितना 3। ठीक है, अब देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या में, तो हमारे अनुसार जो इसका आंसर है सबको गुना कीजिए। 5 या 15, 15 दूना 30, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और गुने 30, 8 गुने 30 को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 240। बेजोड़ा कौन कौन सा है, एक 5 भी है एक 3 भी है, तो 240 को हम बेजोड़ा जो ही है उससे गुना कर देंगे। एक बार 5 से गुना करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे, यानी हम इसे 15 से गुना करेंगे और 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास उत्तर निकल के आएगा 3600। ये बनाने का तरीका है, जो लोग मेरा ऑनलाइन क्लास किए हैं वो इस चीजों को समझ चुके होंगे। यहाँ पर हम अभी समझा नहीं रहे हैं, बस उत्तर बता रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा 3600 और 3600 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसी संख्या के गुणनखंड 22 होते हैं। देखिए यहाँ पर किसी संख्या के गुणनखंड 22 होते हैं, संख्या के बराबर, संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या से कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक। देखिए संख्या के बराबर या उससे अधिक, तो सही आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, संख्या के बराबर या उससे कम। ठीक है, कम भी है अधिक भी है। जैसे अगर देख लिया जाए ना यहाँ पर दो का एक मिनट बेटा, दो का गुणनखंड, अगर दो का गुणनखंड आपको बोल रहा है तो आप लिखेंगे 1, आप लिखेंगे 2, नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या के बराबर हुआ 2 है तो 2 ही गुणनखंड मिला। अब लिखेंगे 3 तो यहाँ पर होगा 1 फिर 2 फिर 3, देखिए यहाँ पर 3 ही गुणनखंड हुआ। लेकिन अगर आप लिखेंगे 5 तो यहाँ पर क्या होगा 1 और डायरेक्ट 5, 2 ही गुणनखंड है। तो संख्या से कम हो गया या नहीं हुआ, बिल्कुल कम है ना, और बराबर भी है। अगर एक का गुणनखंड देखें तो एक का गुणनखंड एक ही होता है, तो संख्या के बराबर होगा और उससे कम होगा। अगर 4 का देखें तो 4 का क्या होगा 1 होगा और क्या 2 होगा और स्वयं 4 होगा। देखिए या तो संख्या के बराबर है या फिर उससे क्या है कम है। तो सही आंसर कौन होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यहां पर है इसको हमें भाग देना है, कितना से भाग देना है 101 से। तो अगर हम 101 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या आएगा, तो आपके पास यहाँ पर जो शेष आएगा ना वो 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 99 टाइम्स में लगेगा, आप लगा के देखेंगे तो सही आंसर जो मिलेगा ना वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक 4 नहीं बेटा, 4 नहीं था, 4 मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पर 12 बताया ना मैंने, हाँ तो 12 मिलेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। हो गया क्लियर। ये 4 हमने गलती बता दिया, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 99 से लगाएंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे ना लगा के 99 होगा आपको, जब आप लगाएंगे ना तो यहाँ पर इधर आपको भागफल 99 आएगा और शेषफल आपको 12 आएगा। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है। ठीक है, जो छात्रों को दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है, कौन सा इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो अति उपयुक्त इसमें से कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1, 3 और 4 गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बनाने वाले क्वेश्चन है, बनाएंगे। वेणु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उनकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी है। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी। तो अब यहां पर आपको घटा के निकालना है। कैसे घटाते हैं, पता है घटाना। देखिए यहां पर 2021 सितंबर है, कौन सा महीना होगा, नवा महीना होगा, और कितना सितंबर 25, और 1995 जन्म तिथि लिखी हुई है। कितना महीना था, 12वां महीना था, कितना का 5 का। घटाएंगे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ तो हो गया घटा के 20, यहाँ इससे हासिल लेगा तो इससे जैसे ही ये कौन सा है महीना है ना,
चलिए, और इससे हासिल लेगा तो ये इसको 12 हासिल देगा। 12 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21, और 21 में से जैसे ही हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा 9, और यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 9, और फिर सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, और इधर नहीं आएगा। तो 25 वर्ष वाला तो आंसर होगा 25 वर्ष, और यहाँ पर इसको भी क्या बना लिया ना, ये महीना बना लिया। तो इसको जब महीना बनाते हैं ना तो हम कितना से भाग देते हैं, महीना जब बनाएंगे तो इसको हम भाग देंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है ना कि 25 वर्ष 9.5 महीना, क्योंकि 3.5 महीना तो है नहीं, 9.5 महीना यहाँ 15 रहता तब होता, लेकिन है क्या 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े बहुत आंसर गलती है, यानी हम इसको एक करीब मान लेंगे 9.5 महीने का। तो हो गया यहाँ पर जो सही उत्तर वो 25 वर्ष 9.5 महीना। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक 5वीं कक्षा का छात्र द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के डाइस स्तर पर है। देखिए यहाँ पर द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के अनुसार, ठीक है, उनके गुण के अनुसार श्रेणी क्रम में वर्गीकृत कर पाती है। गुण के अनुसार लगा देती है, इसका ये गुण है तो इसको इसमें रखना चाहिए, इसका ये गुण है तो ये इसमें रहेगा। तो इसका मतलब वह जो बच्चा है ना, वह कौन से स्तर पर है, वह यहाँ पर तो निगमन होगा नहीं, स्वयं सिद्ध होगा नहीं, विश्लेषण स्तर पर होगा। सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है, गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियां पर गिनता है। 3 + 9 तो गिनता है 4, 5, 6, 7 ऐसे करके गिनता है तो 12 आया। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति उपयुक्त है। देखिए यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, उसके बाद ये गलत है, और छात्र को उंगलियां पर गिनने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। यह योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त कलन विधि है। देखिए छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनियम नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हाँ ये है, सही आंसर है, नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 24 का 2। यहाँ पर ये और गलत है, हमको लगा शायद 4 ऑप्शन होगा, लेकिन 4 जब हमने आया तो देखा यह योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने की उपयुक्त कलन विधि है। इसके अलावा भी और भी विधि है, ठीक है, जिससे हम योग को हल करते हैं। तो सही आंसर है 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 है, एक गणित की अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या रखता है। समाचार पत्र के एक प्रति पन्ने में 12 पन्ने हैं, हर रोज 10,500 प्रतियां छपती है, कुल कितने पन्ने हर रोज छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है 125,000 से 130,000 के बीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त के संदर्भ में सही है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए ये ज्यादा सटीक आंसर भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिक्षक छात्र को नजरअंदाज कर दे, ये बात तो गलत लिखा हुआ है ना। गलत उत्तर के लिए हतोत्साहित करना गलत है। गणित में एकदम सही उत्तर चाहिए, इसलिए अनुमान की गणित में कोई प्रासंगिकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने बताया तो उत्तर माना जा सकता है सही है। तो 25 का आंसर सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यह एक कौन सा हो गया, यह आपका एक खुले सिरे वाला प्रश्न हो गया। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। पहला तो गलत है, ठीक है, भिन्न का उदाहरण लिखना और फिर तब भिन्न को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर बिंदु चिन्ह लगाना, वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कटआउट्स के साथ भिन्नों को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना, ये प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। गणित दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से आकलन का या के साधन उपयुक्त है।
तो कौन सा साधन उपयुक्त होगा? सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, ये तो उपयुक्त है ही, और रचनात्मक आकलन यह भी उपयुक्त है। बी और डी इसका सही आंसर है, और डी है ऑप्शन नंबर 2 में, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 28 का आंसर मिल गया 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों की यह तालिका दर्शाती है। देखिए मानसी गणित पढ़ने से पहले, है ना, तो यहाँ पर क्या है 67, बाद में पढ़ने के बाद 79 लाती है। हरमन 54 फिर बाद में 60 लाता है। फैजल 63 बाद में 74 लाता है। तीनों विद्यार्थी द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के औसत अंक क्या क्या है? औसत निकालना है, तो यहाँ पर इस सबको जोड़ेंगे, 7 3 एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 3 10 और 10 4 14, हाथ में हासिल 1, 6 6 12, 1 13 और 13 5 कितना 18। इसका औसत निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 6 18 और 3 इकाई 3 और फिर लगाएंगे 3 3। एक ही ऑप्शन में है ऐसा वाला, तो इसलिए हम बिना बाकी को देखे हुए इसे टिक कर देंगे। ठीक है, तो सही आंसर है 29 का 4। अगर 61 वाला 61.3 वाला और आंसर आता ना, तो हम और भी इसको भी चेक करते हैं। इसी तरह भाग इसको जोड़कर 3 से भाग देकर देखेंगे, 71 आएगा ही। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया 29 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न करने बताने के लिए बोल रहा है। पहला है 3/4, जैसे ही 3/4 से आप भाग देंगे ना, तो आपके पास निकल के आएगा इसका मान 0 कितना 75। दूसरा का भाग दीजिएगा इसी तरह। ठीक है, दूसरा का इसी तरह हम भाग देंगे, तो दूसरा कितना है 6 कितना है 7। जब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 0.85। तीसरा में आएगा 0.50। ठीक है, चौथा में आएगा 0.6 और फिर 6। उसके बाद इसमें आएगा 0.80, और जब आप इसमें भाग दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका 0.83। सबसे बड़ा और सबसे छोटा बोल रहा है, तो सबसे बड़ा है 6/7, क्रमशः बता रहा था। सबसे बड़ा है 6/7 और सबसे छोटा है यहाँ पर ये तीसरा नंबर 1/2। तो यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर 4, 6/7 और 1/2। इस तरह से जो है हमारा मैथ का जो है 30 क्वेश्चन कवर हो गया। मतलब हम मैथ का भी 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 30 में से आपका गणित में कितने अंक लाए हैं। 1-2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ सकता है या घट सकता है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर में थोड़े बहुत का बदलाव होना संभव होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि 30 में से आपके कितने अंक आए हैं। ठीक है, जल्दी हम जो है आपको 4 जनवरी वाला भी वीडियो देंगे। ये 3 जनवरी वाला वीडियो हमारा यही खत्म करते हैं, और जो हिंदी है, ईवीएस है, संस्कृत है, उसका वीडियो आपको पीछे से मिलता रहेगा। 2-3 दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि 3 जनवरी वाले जो अभ्यर्थी होंगे वह अपना जो है आंसर मिला पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।